नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबरों का। आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करूंगा कि लोकसभा चुनाव तो समाप्त हो गया है, यानी 7वें चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब महाराष्ट्र की तैयारी है विधानसभा की। जी हाँ, अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और उसमें लोग जो है महाराष्ट्र की राजनीति की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हर पार्टी की, क्योंकि 2019 के बाद जिस तरह से यहाँ पर सत्तांतर हुआ, लोग इधर से उधर गए, हर पार्टी के दो दो टुकड़े हुए हैं, तो उसको देखते हुए विधानसभा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। हालांकि उसका सेमीफाइनल कुछ हद तक जो है लोकसभा जो चुनाव का परिणाम है उसमें देखने को मिल सकता है, लेकिन उस परिणाम के बाद जो है महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र का रंग रूप, महाराष्ट्र का जो रूपरेखा किस तरह बनेगी पार्टियों की, उस पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल दत्ते जी से, और जानेंगे कि विधानसभा में कौन किसके साथ में रह सकता है, कौन किसके साथ से छोड़ सकता है। दोनों भी बातें हैं। सर, क्या मानते हैं आप इस पे? सर, मैं मेरी राय तो दूंगा। अभी आपको आज की तारीख में जी क्या स्थिति लग रही है? क्योंकि विधानसभा, ये लोकसभा में समझो मोदी जी, वो मोदी के नाम से था और राहुल गांधी के नाम से मोदी जी के नाम से, मोदी जी के लिए लोगों ने वोट किया। जी जी, उसकी सरकार भी अभी ऑलमोस्ट आ गई आएगी। कल तो अमित शाह जी ने बताया कि हम ऑलरेडी 350 पार कर चुके हैं। अभी बाकी जो है वो हो जाएगा, हम समझो तो सरकार तो आ गई समझो मोदी जी की जी। अब आज अगर आप देखते हैं तो कैसा दिखता है सिचुएशन आपको महाराष्ट्र का, दोनों पार्टी का, महाआघाड़ी की पार्टियां और महायुति की? आपकी राय भी जानना जरूरी है। आप क्या देखते हैं? मेरा राय तो ये है कि बहुत कुछ जो है चीज़ें इस पे 4 जून को निर्भर करती है, लेकिन जो सिचुएशन बन रही है, जिस तरह से हमने देखा कि टिकट बंटवारे को लेकर माथापच्ची हुई काफ़ी, जबकि लोकसभा सीट बहुत कम होते हैं, 48 सीट खाली है, जबकि विधानसभा के 288 सीट है, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा सीट। तो जब 48 सीट के लिए इतनी मारामारी हुई और इतनी नाराजगी हुई, आपस में नाराजगी हुई, यानी पार्टी तो दूसरे पार्टी छोड़ दो, अपनी पार्टी में ही इतनी नाराजगी देखने को मिली है। और आज भी जो है कैंडिडेट को लेकर न तो मतदाता खुश हैं, न तो पार्टी खुश है। आप देख सकते हैं कोई खुश नहीं है। सही है। कुछ हद तक जो है सब नाराजगी अभी भी है, और आपस में ही लोग बोल रहे हैं ये हार जाए तो अच्छा है, ये भी हार जाए तो अच्छा है, मतलब अपने ही लोगों को हराने का काम भी लोग कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आएंगे, कुछ लोग संतुष्ट होंगे, कुछ लोग असंतुष्ट होंगे। जहां पर असंतुष्ट लोग रहेंगे वहां पर जो है देखा जाएगा, वहाँ सर्चिंग होगा कि आखिर में क्यों हारे, क्या किए, क्यों नाराजगी है। और फिर ऐसा भी होगा कि कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पर ठीक नहीं है, हम अगर वहाँ जाएंगे तो अच्छा, ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। अगर कोई 19-20 हुआ, जैसे विपक्ष महाविकास आघाड़ी है, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई, किसी को मजबूती मिलती है, तो कुछ लोग उधर ही भागेंगे और कुछ लोग सोचेंगे कि मेरा टिकट कहाँ कंफर्म होता है। यही बातें होंगी। वो उम्मीदवार सोचेंगे। हाँ, उम्मीदवार मतदाता भी। और पार्टी का सर, जैसे कि अगर 4 तारीख को अजीत दादा का खाता भी अगर नहीं खुला, क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा है उसके कि खाता नहीं खुलेगा, हो सकता है कि एक सीट बारामती की अगर आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर बारामती तो 100% नहीं आएगी अभी। तो अगर ऐसी स्थिति की ही उम्मीद है, ऐसी स्थिति बनती है तो अजीत दादा को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अजीत दादा जो है बोलेंगे हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और जो भी स्थिति बनेगी, जैसे 2019 में जब सबके दरवाजे सबके लिए खुल जाते हैं, वैसे कुछ ना कुछ बैठाएंगे। उनका अजीत दादा का मेन टारगेट ये है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। अब वो मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं वो सर, जरूरी नहीं है कि भाजपा के साथ रहेगी। हद तक जा सकते, मतलब कौन से हद तक जाएंगे? हद तक जैसे कि 2019 में आपने देखा उद्धव ठाकरे किस हद तक गए, जिस हद तक वो गए मुख्यमंत्री के लिए, वैसे अजीत दादा भी जा सकते हैं कहीं से भी। चलो भाई, जो मुझे बनाएगा उसके साथ, हाँ, जो हमको मुख्यमंत्री बनाएगा, हमारे जितने लोग हैं हम आपके साथ में हैं। अगर कम पड़ा तो, क्योंकि ये अपक्ष की भूमिका एक तरह देखा जाएगा तो निभाएंगे, क्योंकि जैसे अपक्ष लोग अपनी चाबी ले घूमते हैं कि मेरे को ये पावर दो, मैं आता हूँ साथ में। जैसे आपने देखा प्रधानमंत्री कितने 4 बदली हुए थे 99 में, देवेगौड़ा और गुजराल, बाकी लोग आए थे। तो ये स्थिति हो सकती है। आपकी क्या प्रक्रिया है इस पे? नहीं, पहली बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद जी शरद पवार जी ने कहा था कि छोटी पार्टियां जो है उनका विलय हो जाएगा।
तो उसमें मुझे उद्धव की पार्टी का विलय तो संभव नहीं दिखता है किसी बड़ी पार्टी में, क्योंकि उनके लिए बड़ी पार्टी कोई है ही नहीं कि जिसके में वो विलीन हो सकते हैं। और शरद पवार जी की पार्टी जो है वो विलीन हो सकती है कांग्रेस में, नेचुरली कांग्रेस में। और कांग्रेस में विसर्जित होना उनके लिए भला है, उनका भला है, बेटी का भला है। अभी दुनिया में उनके लिए बेटी की सिवा कुछ है भी नहीं, तो बेटी का भला चाहने के लिए वो कांग्रेस में उन्होंने सुतवाच करके देखा, लोगों रिएक्शन देखा लोगों की। लेकिन सर कांग्रेस अगर देखा जाए जिस स्थिति में आज है, तो कांग्रेस में विलय करके वो सुप्रिया जी के लिए क्या हासिल करेंगे उसमें? सर कैसे है ना, यहाँ बीजेपी में अभी उनको नहीं लेंगे, वो तो तय है, बीजेपी में नहीं लेंगे। हाँ। क्योंकि अभी इतने ज्यादा ये हो गए क्लेमेंट कि अभी इसमें इनको लेना भी जरूरत भी नहीं है, अभी जरूरत भी नहीं है, और इतनी मेजोरिटी उनकी नहीं है कि वो लेके उनको कोई फायदा लिया जा सके। बचा क्या है उनके पास बताइए? अभी लोकसभा में उद्धव को ले सकते हैं, लोकसभा में 9 सीट पर चुनाव लड़े हैं, 9 ले सकते हैं, मगर इनको नहीं, इनके लेंगे तो वो विलय कर सकते हैं कांग्रेस में। तो ये बड़ी घटना हो सकती है, मगर वो विधानसभा चुनाव के पहले अगर होती है तो उसका असर और फायदा उनको मिलेगा, कांग्रेस और इनका मिलेगा। मगर सर दूसरी बात ये लगती है कि अजीत दादा के लिए सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाएगी कि वो खुद ब खुद चले जाए जाके वो भी क्या करेंगे सर? क्या करेंगे वो सर? कैसे है ना कि वैसे निर्लज्जम सदा सुखी है वो। फडणवीस के साथ आए, अमित शाह ने कहा उनको कि आपने शब्द दिया था तो आपको आना है। अभी दूसरा ही बोले है ना स्टोरी। पहले बोले थे शरद पवार ने मुझे बोला जाओ करके मैं आया, अभी स्टोरी बोल रहे कि अमित शाह ने बोला कि तुमने वचन दिया था हमको कि तुम आओगे तो आना चाहिए। तो शरद वो उन्होंने कैसा गेम खेला देखो कि अमित शाह को बोले थे कि आऊंगा करके आ गए, और शरद पवार को बोले कि जाऊंगा छोटे भाजपा के साथ, तो गए भी, तो 2 दिन में वहां गए, फिर यहाँ आए, महाआघाड़ी के उप मुख्यमंत्री हुए। सर इतना स्वार्थी, निकम्मा और निर्लज्ज आदमी अजीत दादा ने, जितनी निर्लज्जता, हम उद्धव के बारे में हमेशा बोलते हैं उसकी निर्लज्जता का, मगर सर अजीत दादा की निर्लज्जता का कहर है। फडणवीस के साथ शपथ लेने के बाद 2 दिन में 80 घंटे में वो सरकार पलटते हैं, खुद वहां जाते हैं, महाआघाड़ी बनते हैं और डिप्टी सीएम भी बनते हैं, और उनके बारे में कोई घृणा नहीं है। उद्धव के बारे में लोगों के मन में घृणा है, उसने जो किया कि भाई बीजेपी को साथ छोड़ा और इधर आया। मैं अजीत दादा ने उससे बदतर किया। लेकिन सर एक बात बताइए कि जो 2 दिन सरकार बनाए थे अजीत दादा, अगर वो चाहते थे तो सरकार नहीं गिरती? ऐसा हो सकता था क्या? उनके हाथ में था ऐसा? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें खूंटी लगाई। सुप्रीम कोर्ट अगर ये देता था कि भाई वोटिंग करो, हाँ मेजोरिटी तो जिसका है और उन्होंने क्या बोला कि हर एक का पर्सनल रिवील होना चाहिए किसने किसको दिया, ये खूंटी मार दी उन्होंने। ये सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं करता तो सरकार ही कायम हो जाती थी। शायद बाद में राष्ट्रवादी के बाकी जो बच्चे कुछ है वो भी आ जाते थे, और राष्ट्रवादी और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में होती, फिर शिंदे का वगैरह रहता ही नहीं था, कोई जरूरत ही नहीं थी फिर। हाँ, मगर सुप्रीम कोर्ट इसमें अभी क्या बोलेंगे उसको, अपराधी है बोलेंगे या न्यायिक है वो बोलेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, उसकी वजह से सरकार गिर गई। नहीं तो सरकार टिकने वाली। फडणवीस को कॉन्फिडेंस था और अजीत दादा को भी कॉन्फिडेंस था, सब तय हुआ था, डिपार्टमेंट से लेके सब कुछ तय था। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुट्टी मार दी उसमें। अभी माननी चाहिए नहीं चाहिए, इसमें भी उनका भी कोई हेतु था क्या? उस समय वो मोदी शाह के उतने पक्ष में नहीं थे क्या, या उनका दबाव नहीं था क्या? अभी ये ऐसा तो नहीं लगता कि दबाव नहीं रहा होगा, लेकिन पता नहीं कि ऐसा आश्चर्य वाली डिसीजन थी सर। मैं भी मानता हूँ आश्चर्यजनक डिसीजन थी। उसकी वजह से जैसे मराठा आरक्षण के बारे में उनका डिसीजन अभी तक कोई ये बोलते कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे ऐसे यहाँ वहाँ ऐसा उसका था सर। मगर और एक बात है कि राज ठाकरे भी दुखी होंगे सर, बाहर निकलेंगे, क्योंकि सर अभी मैं आपके यहाँ आने से पहले सुन रहा था तो भुजबल का भाषण चल रहा था किधर, तो वो बोला कि हमारे 40 है करके हमको 50 देंगे, ऐसे बीजेपी वाले बोल रहे हैं। ये चलेगा नहीं, हमको 80-90 चाहिए जिस जगह विधानसभा में जितना है उसका डबल चाहिए। तुम्हारा डबल चाहिए, सब डबल ले लेंगे तो बचेगा क्या? सब डबल लेंगे तो होगा कैसे? फिर राज ठाकरे का 1 है, वो बोलेंगे मेरे को 25 दो,
वो तो 25 मांगने वाले ही मांगने ही वाले। तो इनके इनका 80 हो गया, इनके बदले में 2 थोड़ी इनका मांगे। 80 हो गया, इसका 80 हो गया, तुम्हारे शिंदे साहब का तो हो गए 160। हाँ, और ये राज ठाकरे आड़े पड़े कि भाई नहीं, मेरे को 40 चाहिए, उसके नीचे नहीं जाऊंगा, भले ये गए उनको 40 है तो 80 देते, 200 देते, 200 गए। हाँ, तो 200 गए तो 88 सीट बीजेपी लड़ेगी। जबकि हालत ऐसी है कि बीजेपी अकेली भी लड़ेगी तो ऑलमोस्ट 130, 125, 130 तक जाएगी। ये रास्ता बन सकता है सर। हाँ, कि वो अकेली ही जाए, शिंदे को साथ में ले ले। मैं बताता हूँ, नेचुरल जो है अगर अलायंस होती है तो बीजेपी और शिवसेना जो पहले से चली आ रही है, शिंदे साहब के साथ में अगर वो अच्छे से सीट बंटवारा करके चलते हैं तो काफ़ी कुछ फायदा बीजेपी को भी हो सकता है और शिंदे साहब को भी तो फायदा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना जो स्टेप्स उठाया 2022 में, उसके लिए बीजेपी संभालना चाहिए उनको। सर, इसमें एक गोची ये है कि अभी तक चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, ये तुम्हारा विधानसभा का अध्यक्ष है, इन्होंने माना है कि शिंदे की शिवसेना अधिकृत है, ऑफिशियल शिवसेना उनकी है, पर जनता ने माना है कि नहीं ये पता चलेगा 4 तारीख को। अगर शिंदे साहब के 15 उम्मीदवार हैं, उसमें से समझो 7, 8, 9, 10 गिर गए और उसका दूसरा भी है, और इन्होंने जो 21 खड़े किए हैं उनमें से 10 आ गए, 1 सीट भी ज्यादा आ गई इसकी, शिंदे से ज्यादा उद्धव की, एक भी, तो फिर लोग बोलेंगे कि जनता का कौल है कि इनकी असली शिवसेना है। फिर बीजेपी जो है वो भी इतना हरामीपना कर सकती है कि वो शिंदे साहब को बोलेंगे कि आप भी साथ में रहिए, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा ये मान्य कीजिए, और हम उद्धव को भी साथ ले रहे, ऐसा भी हो सकता है। सर मैं बताऊं, लेकिन ये सब खिचड़ी होने से अच्छा जो है ना, बीजेपी अगर अकेले चले तो मेरे ख्याल से बेटर। नहीं, मगर सर उनको भी प्रॉब्लम होगा, तभी तो ये खिचड़ी कर रहे हैं ना, तो उनको भी आत्मविश्वास। सर अगर खिचड़ी करके इन्होंने लोकसभा में ट्रायल देख लिया है, अगर इसमें नेगेटिव आता है और नेगेटिव आने का चांसेस ज्यादा है, अगर सर बीजेपी को क्या लगता है ना कि अभी देखो उनके कुछ 107 है समझो, तो बाकी मिलके जाते हैं एक दूसरे से तो सरकार बनती है, बीजेपी को बाजू में रख के बनी ना अभी महाअघाड़ी, वो मामला फिर से उठ सकता है, तो वो फिर सत्ता से वंचित रहेंगे। लास्ट टाइम उनकी गलती थी कि एक फडणवीस के लिए उन्होंने ये सब किया, नहीं तो सत्ता चलती थी आराम से। विनाशकाली विपरीत बुद्धि अमित शाह को हुई, मगर फटका फडणवीस और बीजेपी को और इनको बैठा, सबको लगा। 2.5 साल बाहर रहना पड़ा। महाराष्ट्र को फटका लगा सर, 2.5 साल कुछ हुआ ही नहीं महाराष्ट्र में। हाँ, सिर्फ तनी तना, केंद्र से सपोर्ट नहीं, ऊपर से कोरोना, ऊपर से इनका जो है मातोश्री घर में बैठ के जो है विधानसभा की बात हम कर रहे हैं, तो आज की स्थिति के संदर्भ में मैं देख रहा हूं कि सभी पार्टियां अब जो है उससे नीचे जाएगी, सभी का अधपतन होगा, और ऐसी स्थिति होगी कि सिर्फ 2 नहीं, कम से कम 3 या 4 पार्टी जब तक एक साथ नहीं आती है सरकार नहीं बनेगी। मैं ये सिचुएशन देख रहा हूँ, 3 या 4 पार्टी, मतलब खाली अजीत दादा नहीं, खाली शिंदे नहीं, खाली बीजेपी नहीं, मनसे नहीं, और कोई आना चाहिए, तो और कांग्रेस तो आएगी नहीं, फिर या तो शरद पवार या उबाठा, दोनों में से एक को कितना ऐसा मंत्रिमंडल पुलोत का था 78 में जो शरद पवार ने सरकार बनाई, उस समय सर सब थे ऐसे 10 पार्टियां थी सर। दिल्ली में वाजपेयी की सरकार में 36 पार्टियां थी एनडीए में, अभी भी बोलते हैं कुछ 25-26 है। तो महाराष्ट्र में अगर 5-6 पार्टियां एक साथ आके सरकार बनाती है, कांग्रेस को बाजू में रख के या बीजेपी को बाजू में रख के, ये बाकी साथ में आके, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अभी बीजेपी की ताकत दिल्ली में 400 पार, 300 पार, 350 पार होने के बावजूद महाराष्ट्र में कितनी आती है, ये महाराष्ट्र का सर मैं एक एग्जांपल छोटा देता हूँ, लास्ट सेगमेंट बात करता हूँ कि उत्तर प्रदेश का एक थोड़ा सा एग्जांपल है कि एक समय था कि बीजेपी एकदम लास्ट पोजीशन पे रहती थी हमेशा, पिछले 2-3 दशक से, मतलब बीजेपी को एक राजनाथ सिंह सीएम बने थे, उसके बाद से वहाँ स्थिति बिगड़ती गई, और सिर्फ एक बार अखिलेश मतलब कि मुलायम सिंह और दूसरी बार मायावती, इनकी सरकार लगातार चलती थी और ये लोग बहुमत में आते थे और बीजेपी का कहीं अता पता नहीं था। लेकिन जिस वक्त मोदी लहर आई 2014 के बाद, मोदी लहर सब जगह आई, पूरे देश में आई, तो आज स्थिति देख रहे हैं आप, वहाँ पर जितनी स्थानिक पार्टियाँ थी सब एकदम माइनस हो गई, बीएसपी एकदम -0 हो गई, सपा थोड़ा बहुत बचा हुआ है। आज वहां पर देखा है तो सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी बनी हुई है उत्तर प्रदेश में।
तो क्या उस स्थिति को महाराष्ट्र में नहीं लाया जाता? सर, क्यों ऐसा नहीं होता? क्यों यहाँ पर हमेशा जो है दूसरे पार्टी को सहारा लेना पड़ता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी नहीं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी? महाराष्ट्र की बीजेपी उत्तर प्रदेश की बीजेपी से तुलना नहीं कर सकती, इतनी कमजोर है। यहाँ पे कौन नेता है बताओ ना मुझे, बहुजन समाज का सबको। सर यूपी में कौन से नेता थे बताओ ना मेरे को। ये इनका योगी जी का अभी चेहरा बना सीएम बनने के बाद, कौन पहचानता था? वो सांसद ही थे ना, वो चेहरा बनाया। और मोदी तो बाहर के। फडणवीस जी का आप देख लो ना, 2014 के बाद क्या स्थिति थी उनकी, वो चेहरा थे क्या महाराष्ट्र की? नहीं, उनका नाम तक नहीं था ना, सीएम बनने के बाद ही चेहरा बने ना। तो चेहरा सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाँ मायने नहीं रखता है, बिल्कुल नहीं रखता है। मगर ये ना बीजेपी के प्रति लोगों के मन में थोड़ी सी मुझे ये दिख रही है, नाराजगी दिख रही है। वो दो चीजों से है नाराजगी। उनको अजीत दादा को लेना भी, उसका रिस्पॉन्स खुद है रिस्पॉन्सिबल नाराजगी का। उनको उद्धव से दूर जाना भी पसंद नहीं आया और अजीत दादा को लेना भी पसंद नहीं आया। और राज ठाकरे के आने की वजह से नॉन महाराष्ट्रियन लोग बहुत गड़बड़ा गए। तो मगर अभी मोदी के लिए चुनाव है, करके बचेंगे। पर मोदी नहीं है तो क्या इनके पास है? वो शशि कपूर बोलता है ना, मेरे पास मौ है, तो इनके पास मोदी थे, तो वो भी मोदी नहीं है तो क्या करेंगे फिर? गाड़ी बंगला सब बेकार है ना, बेकार। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में अभूतपूर्व स्थिति, अभी लंबा समय है, अभी हम लोग चर्चा आप लोग शुरू कर दिए हैं, सब जगह अभी शुरू होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब 3 पार्टियों की सरकार है। ये तो लोकसभा के लिए पाठिंबा दिया है इसने, राज ठाकरे ने, वो तो विड्रॉ भी करेगा अभी होने के नहीं है, तो उसका कोई संबंध नहीं है। तो 3 पार्टी की है सर, अगली सरकार 4 पार्टी की हो, देखते। और 4 में से या तो शरद पवार की पार्टी या तो उबाटा, इनमें से एक आएगी, ऐसा लगता है। 4 पार्टी वाली सरकार होगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। देखते हैं और देखते हैं जैसे डेवलप हो जाएगी सिचुएशन हम शेयर करेंगे आपसे। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव तक महाराष्ट्र की स्थिति परिस्थिति किस तरह की हो सकती है, यहाँ के जो राजनीतिक रंग है किस तरह का चल सकता है? तो आपकी प्रतिक्रिया जरूर है। और ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम अब लोकसभा के साथ बाद जो है विधानसभा के भी चुनाव की तैयारियों के ऊपर चर्चा लगातार करते रहेंगे। तो आपके प्रतिक्रिया के जवाब जरूरी है और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। और हमारा भी अनिल गगन विजय सर थे, उसको भी सब्सक्राइब करो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय।